नमस्कार। आज हम विक्रम सेठ के बहुत ही मशहूर उपन्यास अ सूटेबल बॉय इसके कुछ चुने हुए हिस्सों पर बात करने वाले हैं। किताब तो खैर बहुत बड़ी है, मतलब अपने आप में एक दुनिया है। 1300 पन्नों से भी ज्यादा और 1950 के भारत की तस्वीर। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो चुने हुए अंश हैं ये हमें क्या खास बातें बताते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन अंशों में जो बारीकियां हैं, जो नुआंसेस हैं, उनको पकड़ें, उनको सामने रखें, ताकि सुनने वालों को इस बड़ी किताब के इन खास मोमेंट्स की थोड़ी गहराई से समझ मिले। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब हम इतने बड़े काम के सिर्फ कुछ हिस्सों को देखते हैं ना, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उन्हें सिर्फ अकेले में ना देखें, बल्कि ये भी समझें कि वो पूरी कहानी में कहाँ फिट होते हैं। अ सूटेबल बॉय की जो खासियत है वो उसकी डिटेल्स में है, उसके किरदारों की उस फैली हुई दुनिया में है। तो ये अंश एक तरह से हमें उस दुनिया में झांकने का मौका देते हैं, छोटी छोटी खिड़कियों की तरह। सीन कुछ ऐसा है कि वो अपनी बेटी लता, उसके रिश्ते को लेकर काफी परेशान है। शायद किसी रिश्तेदार से बात हो रही है या लता से ही। उनकी आवाज में वो एक बेचैनी सी है ना। बार बार एक अच्छा लड़का, सूटेबल बॉय, और वो डर की लोग क्या कहेंगे। इस छोटे से हिस्से से क्या समझ आता है? देखिए, ये अंश भले ही छोटा हो, ये ए सूटेबल बॉय का जो सेंट्रल थीम है, मतलब लता के लिए एक सूटेबल वर की तलाश, उसे तो सीधा छूता ही है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है ये उस दौर का जो मध्यम वर्गीय सामाजिक दबाव था उसे दिखाता है। मिसेस मेहरा की चिंता सिर्फ एक माँ की चिंता नहीं लगती, वो उस समाज की आवाज है जहाँ बेटी की शादी, और वो भी सही जगह, परिवार की इज्जत का सवाल बन जाती थी। उनका बार बार इस बात पर जोर देना, लोग क्या कहेंगे, ये दिखाता है कि व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा शायद सामाजिक मान्यता कितनी मायने रखती थी उस वक्त। हाँ, ये लोग क्या कहेंगे वाला दबाव तो खैर ये आज भी कहीं ना कहीं दिखता है। लेकिन इस अंश में क्या सिर्फ मिसेस मेहरा की ही परेशानी है या लता का नजरिया भी कुछ झलकता है? क्योंकि पूरी किताब तो लता की अपनी यात्रा भी है ना? हाँ बिल्कुल। इस खास अंश में जैसा आप बता रहे हैं, हो सकता है फोकस मिसेस मेहरा पर ज्यादा हो, पर यही विक्रम सेठ की खूबी है। मिसेस मेहरा की बातों के जरिए ही हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई लता क्या सोच रही होगी इस सब के बारे में। अगर लता उस सीन में मान लीजिए चुप है या बस हल्का सा विरोध कर रही है, तो उसकी वो खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। शायद उसकी फ्रस्ट्रेशन या फिर अपनी माँ की चिंता को समझने की एक कोशिश। सेठ अक्सर सीधा कहने के बजाय ऐसे कॉन्ट्रास्ट से किरदार की अंदरूनी कश्मकश दिखाते हैं। अच्छा, तो एक माँ की चिंता के पीछे पूरे समाज का प्रेशर और बेटी की शायद खामोश सी बगावत या समझ। ये अंश तो वाकई काफी लेयर्स वाला लगता है। अब दूसरे अंश पर आते हैं। ये मान कपूर का जुड़ा हुआ लग रहा है। शायद वो अपने दोस्त फिरोज के साथ हों या शायद सईदा बाई के कोठे का कोई सीन हो। इसमें मान का एक अलग ही रंग दिख रहा है, थोड़ा लापरवाह सा, शायद गुस्से में या फिर बहुत पैशनेट। इस अंश से मान के किरदार के बारे में क्या कहेंगे? मान कपूर का किरदार तो उपन्यास में हमेशा से ही काफी पेचीदा रहा है। एक तरफ वो इतने जिम्मेदार नेता महेश कपूर, उनका बेटा है, और दूसरी तरफ उसका दिल सईदा बाई जैसी तवाइफ के लिए धड़कता है। तो ये अंश, जैसा आपने कहा, अगर उसकी लापरवाही या उसके जुनून को दिखाता है, तो ये उसके कैरेक्टर का जो विरोधाभासी नेचर है उसी को हाईलाइट करता है। हो सकता है इस अंश में उसकी बातों में एक तरह की जिद हो, समाज के जो नियम कायदे हैं उनको तोड़ने की एक चाहत। और अगर वो सईदा बाई के पास है तो वो सीन सिर्फ एक प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं रह जाता, वो उस समय के जो सामाजिक टैबूज थे, खासकर हिंदू मुस्लिम रिश्ते जो सईदा बाई के बैकग्राउंड से जुड़ा है, उसके तनाव को भी हल्के से छू सकता है। हाँ, क्योंकि मान का सईदा बाई से रिश्ता सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं था, उसके पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक असर भी थे, खासकर उसके पिता के लिए। तो क्या यह अंश उस संभावित टकराव की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल कर सकता है। विक्रम सेठ अक्सर यही करते हैं, पर्सनल कहानियों के जरिए बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को एक्सप्लोर करते हैं। मान की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस अंश में अगर मान का रवैया इम्पल्सिव है, बेधड़क है, तो ये न सिर्फ उसकी शख्सियत दिखाता है, बल्कि ये भी इशारा करता है कि कैसे उसके निजी फैसले उसके परिवार, खासकर उसके पिता के राजनीतिक करियर पर असर डाल सकते हैं। याद रखिए, ये 1950 का दौर था, नया नया आजाद हुआ भारत, जहां निजी और राजनीतिक जिंदगी अक्सर एक दूसरे में उलझ जाती थी। ये अंश शायद उसी उलझन की एक झलक दे रहा हो। मतलब मान सिर्फ एक रोमांटिक हीरो या कोई विद्रोही बेटा नहीं है, बल्कि वो उस दौर के जो टेंशन्स थे उनका एक प्रतीक भी है।
अच्छा, यहाँ एक और बात आती है, सेठ की भाषा। क्या इन अंशों में भाषा के इस्तेमाल पर कुछ खास ध्यान देने लायक है? जैसे मिसेस मेहरा की बातचीत और मान के सीन की भाषा, इनमें क्या फर्क नजर आता है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। विक्रम सेठ अलग अलग किरदारों को उनकी अपनी एक अलग आवाज देने में माहिर है। मिसेस मेहरा की भाषा में आपको शायद घरेलू मुहावरे मिलेंगे, थोड़ी हिंदी मिली हुई अंग्रेजी और एक तरह की ममता भरी लेकिन चिंतित टोन होगी। वहीं मान की सीन में अगर वो दोस्तों के साथ हैं तो शायद ज्यादा बेतकल्लुफ उर्दू मिली हुई हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। अगर सईदाबाई के साथ है तो भाषा में एक अलग नजाकत, शायद थोड़ी शायरी या अदब का रंग हो। और ये भाषा का फर्क सिर्फ दिखावा नहीं है, ये किरदारों के बैकग्राउंड, उनके सोशल सर्कल और उस पल की उनकी मानसिक स्थिति सब कुछ बताता है। इन अंशों को पढ़ते या सुनते हुए भाषा पर ध्यान देना सेठ की कला को समझने के लिए वाकई बहुत जरूरी है। सही कहा आपने, मतलब छोटे से अंश में भी भाषा से कितना कुछ पता चल सकता है। अच्छा, अब तीसरे अंश की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा अलग सा लग रहा है। शायद इसमें देश के राजनीतिक माहौल का जिक्र है। हो सकता है कोई ऐसा सीन हो जहां महेश कपूर या उनके साथी किसी नए कानून पर, शायद जमींदारी उन्मूलन एक्ट पर चर्चा कर रहे हो, या फिर किसी चुनावी रैली का हल्का सा जिक्र हो। इस तरह के अंश का क्या महत्व है? देखिए, इस तरह का अंश इस सूटेबल बॉय का जो एपिक स्कोप है उसकी याद दिलाता है। ये सिर्फ 4 परिवारों की कहानी नहीं है, बल्कि उस नए बन रहे देश की कहानी भी है जी। अगर इस अंश में जमींदारी उन्मूलन जैसी पॉलिसी पर बहस हो रही है तो ये उस समय के जो बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव थे उनको दिखाता है। ये दिखाता है कि आजादी के बाद देश किस तरह से अपनी नींव रखने की कोशिश कर रहा था। पुराने जो सत्ता के ढांचे थे उनको चुनौती दी जा रही थी और इस पूरी प्रक्रिया में कितने अलग अलग नजरिए थे। शायद इस अंश में हमें अलग अलग नेताओं के बीच मतभेद दिखे या आम लोगों पर इन बदलावों के असर की कोई झलक मिले। लेकिन क्या ऐसे राजनीतिक अंश कहानी के फ्लो को थोड़ा तोड़ते नहीं? मतलब एक तरफ लता की शादी की टेंशन चल रही है, मान का इश्क है, और बीच में ये पॉलिसी डिस्कशन। यही तो विक्रम सेठ के नैरेटिव स्टाइल की खूबी है। वो इन अलग अलग धागों को बहुत स्मूथली बुनते हैं। राजनीतिक घटनाएं सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं चलती, बल्कि वो किरदारों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। महेश कपूर की राजनीति उनके पारिवारिक रिश्तों को प्रभावित करती है। जमींदारी खत्म होने से फिरोज जैसे किरदारों की जिंदगी बदलती है। तो ये राजनीतिक अंश अलग थलग नहीं है, बल्कि ये पर्सनल कहानियों को एक बड़ा संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ये किरदार एक खास वक्त और जगह में जी रहे हैं जहां देश का भविष्य तय हो रहा था। इस अंश से हमें उस दौर की जो जटिलताएं थीं, उम्मीदें, चुनौतियां, विचारधाराओं का टकराव, उन्हें समझने में मदद मिलती है। तो ये तीनों अंश, मिसेस मेहरा की चिंता, मान का पैशन और वो राजनीतिक बहस, ये मिलकर उस दौर की एक छोटी सी तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ निजी आकांक्षाएं और सामाजिक दबाव, दूसरी तरफ राष्ट्रीय बदलाव और राजनीतिक विचारधारा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, हम सिर्फ इन 3 अंशों को देख रहे हैं। क्या ये खतरा नहीं है कि हम इन टुकड़ों के आधार पर पूरी किताब के बारे में कोई गलत धारणा बना लें? हाँ, ये सावधानी तो जरूर बरतनी होगी। बिल्कुल, हर अंश एक स्नैपशॉट है, पूरी फिल्म नहीं। जैसे अगर हम सिर्फ मिसेस मेहरा वाला अंश देखें तो शायद लगे कि किताब सिर्फ घरेलू मसलों पर है। अगर सिर्फ मान वाला अंश देखें तो शायद लगे कि ये एक लव स्टोरी है जिसमें थोड़ा ड्रामा है। अगर सिर्फ राजनीतिक अंश देखें तो शायद लगे कि ये एक पॉलिटिकल नॉवेल है। सच तो ये है कि अ सूटेबल बॉय ये सब कुछ है और इससे कहीं ज्यादा भी है। इन अंशों से हमें कुछ थीम्स की गहराई, कुछ किरदारों की कॉम्प्लेक्सिटी और सेठ के स्टाइल की झलक जरूर मिलती है, लेकिन ये पूरे उपन्यास का सार या निचोड़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन अंशों को अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी अपनी जगह पर, जो इनसाइट्स वो दे रहे हैं उनके लिए। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। जैसे किसी आर्ट गैलरी में आप एक पेंटिंग को करीब से देखते हैं, उसके ब्रश स्ट्रोक्स को सराहते हैं, लेकिन फिर 2 कदम पीछे हटकर पूरी पेंटिंग को भी देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी एनालॉजी है। इन अंशों का विश्लेषण हमें उन ब्रश स्ट्रोक्स को समझने में मदद करता है। मतलब सेठ की डिटेल पर नजर, उनकी भाषा का इस्तेमाल, किरदारों के छोटे छोटे हाव भाव में छुपा हुआ अर्थ। लेकिन जो पूरी पेंटिंग है, यानी उपन्यास का जो पूरा असर है, उसका ओवरऑल मैसेज, उसके सभी किरदारों की यात्राओं का पूरा आर्क, वो तो पूरी किताब पढ़कर ही सही मायने में समझ आता है।
पर हाँ, इन अंशों से मिले इनसाइट्स उस बड़ी समझ की तरफ पहला कदम जरूर हो सकते हैं। और शायद इन अंशों को चुनने का मकसद भी यही हो, सुनने वालों को किताब के कुछ खास पहलुओं से रूबरू कराना। हो सकता है किसी ने पूरी किताब पढ़ी हो और इन हिस्सों पर दोबारा गौर करना चाहते हो, या शायद कोई किताब पढ़ने का सोच रहा हो और ये अंश उन्हें एक तरह का टेस्टर दे रहे हो। दोनों ही सूरतों में इन पर गहरी नजर डालना फायदेमंद है। हाँ, और ये चुनाव खुद भी एक कहानी कहता है। जैसा आपने पहले इशारा किया, इन 3 अंशों का चुनाव एक पारिवारिक, एक रोमांटिक या पर्सनल, एक राजनीतिक, ये दिखाता है कि चुनने वाले ने शायद किताब का जो मल्टी लेयर्ड नेचर है उसे हाईलाइट करने की कोशिश की है। अगर सिर्फ लता के जो अलग अलग दावेदार थे उनसे जुड़े अंश होते तो बात अलग होती। अगर सिर्फ पॉलिटिकल सीन होते तो मैसेज अलग होता। ये अंश मिलकर एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते दिखते हैं जो किताब की असलियत के ज्यादा करीब है। वाह, ये तो सचमुच दिलचस्प है। मतलब हम सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि कंटेंट के चुनाव को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन अंशों से हमने मिसेस मेहरा के जरिए सामाजिक दबाव देखा, मान के जरिए पर्सनल बनाम पॉलिटिकल टकराव और जुनून को समझा, और तीसरे अंश से आजादी के बाद के भारत के बदलावों की झलक देखी, और साथ ही हमने सेठ के कैरेक्टराइजेशन और भाषा के इस्तेमाल पर भी गौर किया। सही, और ये भी देखा कि ये अंश कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं या कंट्रास्ट पेश करते हैं, और कैसे ये पूरी किताब के जो बड़े थीम्स हैं जैसे परंपरा बनाम आधुनिकता, राष्ट्रीय पहचान, निजी पसंद बनाम सामाजिक उम्मीदें, उन्हें छोटे पैमाने पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा से इस सूटेबल बॉय के इन चुने हुए हिस्सों की काफी परतें खुली हैं। हमने देखा कि कैसे छोटे अंश भी लेखक की कला, किरदारों की गहराई और उस दौर के माहौल को अपने अंदर समेट सकते हैं। उम्मीद है ऐसे सुनने वालों को न सिर्फ इन खास अंशों को बेहतर समझने में मदद मिली होगी, बल्कि ये भी अंदाजा लगा होगा कि सूटेबल बॉय जैसी रिच किताब को अलग अलग एंगल से कैसे पढ़ा और समझा जा सकता है। बिल्कुल, और अंत में एक विचार सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इन अंशों पर ये चर्चा सुनने के बाद जरा सोचिए कि ये टुकड़े आपके लिए सूटेबल बॉय के किस पहलू को सबसे ज्यादा उजागर करते हैं। क्या ये आपकी किताब की जो पहले से बनी हुई समझ है उससे मेल खाते हैं या उसमें कुछ नया जोड़ते हैं? और अगर आपको इस किताब से कुछ अंश चुनने होते किसी को इसका परिचय देने के लिए, तो आप कौन से 3 या 4 अंश चुनते और क्यों? आपके चुने हुए अंश किताब की कौन सी कहानी बताते? इस पर सोचना भी इस उपन्यास के साथ एक अलग तरह का जुड़ाव पैदा करेगा।